नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है कुश पांडे और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर बात करें हम, तो आप हो, मैं हूं, हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस काम को करने से हमें इनकम जनरेट होती है। और जिस तरह हमारे पास इनकम आती है, उसी तरह हमारा एक्सपेंस भी होता है, हमारे खर्चे भी होते हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है, जो कि मंथली बेसिस पे होता है। जैसे मंथली एक्सपेंस की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाटर बिल होता है। अगर मेरा अपना घर नहीं है तो मेरा हाउस रेंट, और अगर मेरे बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस, मेरा फूड एक्सपेंस। तो इस तरह बहुत तरह के खर्चे होते हैं हमारे मंथली बेसिस पे। अगर चाहे हमारे पास इनकम आए चाहे ना आए, ये खर्चे हमारे हर महीने खड़े होते हैं, जो कि हमें पे करने ही करने हैं। हर महीने हमारा एक्सपेंस तो खड़ा रहता ही है, लेकिन एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया नेसेसरी एक्सपेंस, जो कि जिसके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती, जो कि बहुत जरूरी है वो खर्चे करने। जैसे कि मेरा फूड का एक्सपेंस हो गया, हमारे खाने पीने का एक्सपेंस हो गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरा फ्यूल एक्सपेंस हो गया। वो एक्सपेंस जिसके थ्रू मेरी इनकम भी जनरेट हो रही है, तो वो, और जिसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती वो, ये सारे हमारे जरूरी एक्सपेंसेस में, नेसेसरी एक्सपेंस में आते हैं। कुछ एक्सपेंसेस को हम अननेसेसरी में भी काउंट करते हैं, जिनके बिना मेरी लाइफ चल तो सकती है, लेकिन फिर भी हम वो एक्सपेंस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग एडवेंचर करते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, तो बिना घूमे फिरे भी लाइफ चल सकती है, लेकिन वो भी जरूरी है हमारे मन को शांत करने के लिए, पीस के लिए हम लोग थोड़ा एडवेंचर करते हैं, तो वो लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंस में काउंट होता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह हम हर महीने पैसे कमाते हैं, हर महीने हमारा एक्सपेंस भी है। अगर रूल्स की बात करें फाइनेंस के, तो जो पहला रूल है उसके हिसाब से जो भी मेरा मंथली एक्सपेंस है नेसेसरी, जो भी मेरा मंथली नेसेसरी एक्सपेंस है, जरूरी एक्सपेंस है, उसका 5 गुना पैसा हमेशा मेरे पास लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड मतलब कि वो पैसा जिसे मैं कभी भी एक्सेस कर सकूं। जैसे मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में जो पैसा पड़ा है, उसको मैं कभी भी निकाल के खर्च कर सकता हूँ, तो वो लिक्विड हो गया। मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, मैं यूपीआई पेमेंट के थ्रू, चाहे अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी शॉपिंग कर सकता हूँ, वहाँ पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो भी मेरा पैसा लिक्विड है। जो पैसा मैं एक्सेस कर सकूँ वो लिक्विड है, और जो मैं नहीं कर सकता वो, जैसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो पैसा फिक्स पड़ा है हमारा, जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते, वो लिक्विड नहीं है। तो जो भी मेरा मंथली एक्सपेंस है, उसका 5 गुना पैसा हमेशा मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। पहला रूल ये कहता है। और वो क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से मेरी इनकम नहीं आती, सपोज मैं जॉब करता हूँ और किसी वजह से मेरी जॉब चली जाती है, तो मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा हो कि मुझे और मेरी फैमिली को कम से कम 5 महीने तक सफ़र ना करना पड़े, 5 महीने तक मेरा खर्चा चलता रहे। और 5 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 5 महीने में कुछ ना कुछ करके अपनी इनकम वापस स्टेबल कर लेता हूँ। इसीलिए फाइनेंस का पहला रूल कहता है कि जो भी मेरा मंथली एक्सपेंस है, उसका 5 गुना पैसा हमेशा मेरे पास लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो सपोज करता हूँ, जैसे कि मेरा महीने का खर्चा 10,000 में चल जाता है, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ। और 10,000 में मेरा महीने का खर्चा पूरा हो जाता है, मेरे सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो जा रहे हैं, मेरा हाउस का रेंट पे हो जा रहा है, मेरा फूड एक्सपेंस, मेरे जो भी जरूरी खर्चे हैं, मेरा फ्यूल एक्सपेंस, सारे खर्चे पूरे हो जा रहे हैं, तो उसका 5 गुना हुआ 50,000 रुपये। यानी कि 50,000 रुपये हमेशा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है। हम सभी की लाइफ में कभी ना कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर मेरी इनकम 1,80,000 से कम है, तो गवर्नमेंट मुझे आयुष्मान कार्ड का ऑफर देती है, और मैं आयुष्मान कार्ड लेकर अपनी फैमिली का हेल्थ कवर ले सकता हूँ। अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे मेरी कंपनी ESI ऑफर करती है, और कोई भी मेरी फैमिली में बीमार होता है तो उसका खर्चा मेरी कंपनी उठाती है। अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे क्या करना है कि ना तो मेरे को ESI मिलने वाला, ना कोई गवर्नमेंट ऑफर करने वाली, क्योंकि मेरी इनकम इतनी अच्छी है तो गवर्नमेंट मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगी। तो मुझे सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस करना है। सपोज करो कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं,
और मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है, तो मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हुए, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रीमियम बैठेगा आज की डेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 के। मैं कहता हूँ कि 10 साल तक मेरी फैमिली में कोई बीमार नहीं हुआ, तो मेरी पॉकेट से कितना पैसा गया? टोटल 1,20,000। अगर 12,000 प्रीमियम है तो, अगर 13,000 है तो 1,30,000। मैं कहता हूँ 20 साल तक कोई बीमार नहीं हुआ मेरी फैमिली में, तो भी कितना पैसा गया? 12,000 है तो 2,40,000 के। तो क्या ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 20 साल तक कोई बीमारी ना हो? और अगर कोई बीमार होता है मेरी फैमिली में, तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। बेसिकली मुझे मेरे पास कोई ना कोई हेल्थ कवर होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़े तो मेरी सेविंग्स ना खत्म हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले तो मेरी सेविंग्स खत्म होती है। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी मेरे एसेट्स होते हैं, जो मेरा घर हो गया, चाहे मेरे पास और भी जो एसेट है, मेरी गाड़ी हो गई, मेरा घर में ज्वेलरी है, वो सारी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाती है। जब वो चीज़ें खत्म हो जाती है तो उसके बाद से हम लोगों से क्रेडिट लेना शुरू करते हैं, कर्जा लेना शुरू करते हैं। फिर हमारे पास जब हमें लोग कर्ज नहीं देते तो फिर भी हम कोई ना कोई एफर्ट करते हैं उस पर्सन को बचाने के लिए, जो कि हमारा फैमिली मेम्बर है। और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं। हमारी सेविंग्स, हमारे एसेट्स, हमारी सारी चीज़ें बची रहे, इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? एक मेडिकल बैकअप लेके चलना है। अगर मेरी इनकम 180 से कम है तो आयुष्मान कार्ड, अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ तो ESI मेरे को मिल रहा है, फिर भी मेरे को एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं जाता, लेकिन मेरे को मेरी सेविंग्स, मेरे एसेट्स सब कुछ बच जाते हैं मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, और मैं फाइनेंशियली फिट रहता हूँ मेरी लाइफ। आपने भी अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जो कि जिनकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती और उनके घर में कोई बीमार पड़ा होगा। मेरे एक रिलेशन में एक पर्सन है, उनके फादर की दोनों किडनियाँ खत्म हो गई और उनका डेली डायलिसिस होता था, और डायलिसिस में आप भी जानते हैं कितना एक्सपेंस होता है। वो 5 साल 6 साल तक जिए, लेकिन 5-6 साल में उन्होंने इतना कर दिया कि उनके सारे एसेट्स खत्म हो गए, अपना सारा मकान बिक गया। आज की डेट में जो उनकी इनकम लाखों में थी, हजारों में भी नहीं रही। उनके इलाज में उनका सारा पैसा, सारे एसेट्स खत्म हो गए और कर्जे दुनिया भर के हो गए। तो आपके सर्कल में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जहाँ पर मेडिकल बैकअप ना होने की वजह से, फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से लोगों के सारे पैसे, सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों को विरासत में कर्जा दे के जाते हैं, और जो फिर आगे वो उनके बच्चे भरते रहते हैं, और वो सर्कल चलता रहता है। तो हमारी लाइफ में हमारे पास एक मेडिकल बैकअप होना ही चाहिए। हम सभी को पता है कि जब भी हम पैदा हुए, जब भी हम पैदा होते हैं, फर्स्ट जैसे हमें पता होता है कि हाँ भी हमने एक ना एक दिन मरना ही है। ये सच्चाई है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों लोग कमाने वाले हैं, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग कमाने वाले हैं। लेकिन इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, मैं इंडियन हूँ, और हमारे इंडिया में फैमिलीज में क्या होता है, अक्सर 1% कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले होते हैं। 10 लोग पूरी तरह से उस 1% पे डिपेंडेंट होते हैं। मैक्सिमम 1 या 2 लोग वर्किंग होते हैं, बाकी सब लोग घर में मौज कर रहे होते हैं। सपोज करो कि मैं हूँ, तो अगर मैं अर्निंग पर्सन हूँ तो मेरा भाई स्टडी कर रहा है, मेरी सिस्टर स्टडी कर रही है, तो सिस्टर की मैरिज, शादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे फादर, मेरे मदर, उन सबका एक्सपेंस मेरे ऊपर है। और मैं ही इकलौता कमाने वाला पर्सन हूँ, और बाकी सबके एक्सपेंसेस प्लस मेरे एक्सपेंसेस, इन सबका खर्चा मैंने ही मैनेज करना है। और सपोज करो अगर मैं अर्निंग पर्सन हूँ, कल को मैं ही नहीं रहा, मेरा भाई जो अच्छी स्टडी कर रहा है, मेरी सिस्टर जो अच्छी स्टडीज कर रही है, तो उन सब की पढ़ाई पर और उनकी लाइफ पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पे पढ़ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन लाइफ भी खराब होएगी। मेरे मदर है, फादर है, उनकी दवाइयों का खर्चा है, वो सारी दवाइयाँ रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, और कल को मैं नहीं रहा तो वो सारे एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पाएंगे। इन शॉर्ट, हर इंसान के पास उसका एक लाइफ कवर जरूर होना चाहिए, और सबका नहीं है तो एटलीस्ट जो अर्निंग पर्सन है घर में, उसका तो होना ही चाहिए। और मैं बाकी ऐसे वैसे इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बोल रहा हूँ, प्योर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी प्योर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी,
कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो उसके बैकअप के लिए मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए या फिर कोई मेडिकल बैकअप होना चाहिए। उसी तरह मेरे ना रहने पे मेरी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े, तो उसके लिए मेरे पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे पास होनी चाहिए। आज के हिसाब से अगर मेरी इनकम 7.5 लाख रुपए और मैं सैलरीड हूँ तभी मेरे को टर्म मिलेगा। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मेरी जो इनकम है, जो मेरी ITR है, वो 10 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। अगर मेरी इनकम 10 लाख से कम है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे को टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और अगर मैं सैलरीड हूँ और मेरी जो इनकम है वो 7.5 लाख से कम है तो भी मुझे टर्म नहीं मिलेगा। और टर्म के लिए अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होती है, सपोज करो अगर मैं 30 साल का हूँ तो मैं अगले 30 साल और कमाने वाला हूँ। अगर मैं 10 लाख रुपए साल के कमाता हूँ और मैं अगले 30 साल तक और कमाने वाला हूँ तो 30 × 10 लाख इज इक्वल टू 3 करोड़ रुपए की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। तो मेरी HLV निकली 3 करोड़ रुपीज़। और इसी तरह मैं स्मोक करता हूँ या ड्रिंक करता हूँ, उस हिसाब से मेरा प्रीमियम निकल के आ जाता है। तो अगर मैं 25 साल का हूँ और मैं साल के 10 लाख रुपए कमाता हूँ तो मेरी HLV 3 करोड़ से ऊपर की है। और सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ 1 करोड़ का ही कवर लेना है, अब मैं 1 करोड़ का लाइफ कवर लेना चाहता हूँ, तो मेरा एनुअल प्रीमियम जो साल का प्रीमियम बैठेगा मुश्किल से 15,000 के नीचे ही बैठेगा। 15,000 के नीचे बैठेगा। और मेरी जो भी, जब मैं नहीं रहूँगा, मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो जो भी मेरा नॉमिनी होगा उसको वो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि आपके पास एक लाइफ कवर होना चाहिए जो कि आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को इतना पैसा दे दे, आपकी जो HLV है, आपकी जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, आपकी जो लाइफ की वैल्यू है, वो आपकी फैमिली को मिल जाए और उनकी लाइफ इजीली चलती रहे उस पैसे को मैनेज करते हुए। कंप्लीट बात करें तो अब मेरे पास 5 गुना पैसा है, जो मेरी इनकम मंथली एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस का 5 गुना पैसा मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरी फैमिली में कोई मेडिकली इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी मेरी फैमिली में आती है तो उसका बैकअप भी मेरे पास है, प्लस मेरे पास लाइफ कवर भी है। कल को मैं नहीं रहता तो भी मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा कि उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं फाइनेंशियली फिट हूँ। अब इसके बाद मेरे पास पैसा बचता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बैंक में रखता हूँ, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, जहाँ से मुझे सालाना रिटर्न मिलती है। अगर मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूँ तो 2%, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहाँ से मेरे को 4% तक की एनुअल रिटर्न मिल जाती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। पर कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूँ, FD की बात करूँ, तो गवर्नमेंट बैंक में 4% से स्टार्ट हो जाती है FD की रिटर्न एनुअल, और जो जाती है मे बी अगर कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करो वहाँ पे आपको 8% तक की रिटर्न मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस है और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आपको FD की 8% तक की रिटर्न मिल जाती है। पर जिस तरह ये रिटर्न्स है, एक इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है जिसको महंगाई बोलते हैं, महंगाई दर। और अब सालाना महंगाई दर की बात करो, आज की डेट में 6.7% के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कि एक एवरेज है। कुछ चीज़ें 3% के हिसाब से बढ़ रही है, कुछ 2% के हिसाब से बढ़ रही है, कुछ 10% के हिसाब से बढ़ रही है, कुछ 20% के हिसाब से बढ़ रही है, कुछ 50% के हिसाब से बढ़ रही है। ऐसी भी चीज़ें देखी है आपने जो कि हर साल पैसा डबल हो जा रहा है चीज़ों का। तो महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है और मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, अगर बैंक में बढ़ा है सेविंग अकाउंट में तो 2 से 4% के बीच में, और अगर वही पैसा FD में है तो 4 से 8% के बीच में। चाहे मेरा पैसा कहीं भी है, चाहे बैंक अकाउंट में है या FD में, इन्फ्लेशन उसको बढ़ने नहीं देता। इन्फ्लेशन का दिमाग उसे खाता रहता है और मेरा पैसा बढ़ने की बजाय कम होता रहता है। एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6.7% है, लेकिन अगर मैं अपनी नेसेसरी चीज़ों की बात करूं तो जो मेरा मानना है कि 12% के हिसाब से जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो 12% के हिसाब से बढ़ रही है। एक एवरेज मान के निकालता हूँ तो अगर मैं 12% को अपना इन्फ्लेशन रेट मानूँ, महंगाई दर मानूँ, और मेरा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है और मेरे को हाईएस्ट रिटर्न 4% की आ रही है, तो मेरा पैसा 4% के हिसाब से बढ़ नहीं रहा बल्कि 8% के हिसाब से घट रहा है अगर वो बैंक अकाउंट में पड़ा है।
वही अगर मेरा पैसा एफडी में है, मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उनको हाईएस्ट रिटर्न आ रही है 8% की, तो 12% के हिसाब से 4% के हिसाब से मेरा पैसा हर साल घट रहा है। तो अगर सेविंग अकाउंट में भी मेरा पैसा घट रहा है, एफडी में भी मेरा पैसा घट रहा है, तो मैं अपना पैसा रखूँ कहाँ? ये सवाल है जिसका जवाब अभी मैं आपको देने वाला हूँ। हमारे पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें अप्रोक्स 12% की रिटर्न तो मिल ही जाती है। हम अपना पैसा एनसीडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिसमें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए। अभी सुवर्धन गोल्ड बॉन्ड है जो कि आपको गारंटी 12% की रिटर्न देता है और एटीसी की रिबेट भी मिल जाती है आपको उसमें। कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जहाँ से आपको 9% से लेके 12% तक की रिटर्न मिल जाती है, जो कि गारंटेड होती है, इसमें कहीं कोई रिस्क नहीं होता। जैसे एनसीडी है वैसे ही हमारे पास एमएलडी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स। जिस मार्केट लिंक्ड डिवेंचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें 3.5 साल का लॉक-इन है और मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होता है और इसमें गारंटेड 23% की रिटर्न है। सपोज करो आपने ₹1,00,000 से इन्वेस्ट किया और 3.5 साल बाद आपको 1,30,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, ये तो गारंटेड है। इसके अलावा जो भी आपको मार्केट से रिटर्न मिलेगी, मार्केट जितना अच्छा ग्रो करेगा वो आपका प्लस पॉइंट है। सपोज करो कि मार्केट 5% भाग रही है, मार्केट ने आपको 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया, आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया, 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया, तो वो इसमें ऐड ऑन है जो हाईएस्ट है। 23% आपको मिल रही है, अगर वो 30% आता है तो 30% मिलेगा, 40% आया तो 40% मिला, 50% आया तो 50% मिलेगा। तो जो हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा। मिनिमम 23% तो आपको मिलना ही मिलना है, मतलब 1 लाख के ऊपर 23,000 रुपये का प्रॉफिट तो आपको आना ही आना है। तो ये हो गया एमएलडी। अब इसके अलावा भी हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस होती है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड हो गया। उसके बाद से हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। और आने वाली वीडियो में हम एक स्टॉक मार्केट के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट से कैसे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और बिना अपना प्रिंसिपल गवाए हुए। तो कुछ रूल्स हैं स्टॉक मार्केट के, उसको हम फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन्ड होके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।